बेटे आइए आइए, मेहरबान कदरदान, जो लगाएगा सो पाएगा। लीजिए लीजिए, कंसेप्ट नंबर 15 लिखना शुरू कीजिए। रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो, it can be discussed under following heads. It can be discussed under following heads. A. Roman 1. Standard deviation of a portfolio. Covariance. अभी 3 चीजें लिख ली है, मैं बताऊंगा कि क्या मतलब है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दो के बीच में आंख मटक्का। पहले तो मैं देखूंगा आंख मटक्का है भी या नहीं, और किस हद का आंख मटक्का है या नहीं। कोवेरियंस, किस हद का कोरिलेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो, ठीक है जी। कोवेरियंस, कोवेरियंस, और थर्ड है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थर्ड है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर। तो चलिए बेटे, कॉन्सेप्ट 16 लिखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो, बड़ा ही प्यारा समझाने की कोशिश की है मैंने। लिख ले, फिर मैं फॉर्मूला समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट 16 थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखेंगे तो बेटे हमने 72 तक जाना है, कंसेप्ट 72 तक डिस्कस करना है, तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखेंगे। तो बेटे ये ए पॉइंट लिख लिया सभी ने, एग्जाम्पल भी लिख लिया। अब आप बताइए सी पॉइंट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो देख रहे हैं बेटे, तो हेडिंग लिखिए, नाउ दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज पोर्टफोलियो रिस्क ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, अंडरलाइन करेंगे, इंटर रिलेशनशिप ऑफ टू सिक्योरिटीज। इंटर रिलेशनशिप ऑफ टू सिक्योरिटीज। तो बेटे डी पॉइंट पर फॉर्मूला लिख लीजिए, अभी मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। डी पॉइंट का फॉर्मूला, फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो रिस्क। Standard deviation of portfolio is equal to standard deviation of A whole square, weight of A whole square, plus standard deviation of B whole square, weight of B whole square, plus 2 standard deviation A, standard deviation B, weight B, into correlation between A and B, whole under the root. Whole under the root. तो बेटे RAB is equal to correlation coefficient in between security A and B. एक बार लिख लें। तो अभी हमने ये सीखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो को निकालने के लिए हमें क्या नई चीज की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए जी, कंसेप्ट नंबर 17 और एक लिखना है 18, बस जी बस। उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटीज, बड़ा ही अच्छा सा कंसेप्ट इस समय मैं बता रहा हूं। कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटीज, it is a measurement of the co-movement between two variables. It is a measurement of the co-movement between the two variables, rainfall and umbrella. नोट कर लीजिए, co-movement, रेनफॉल ज्यादा होगी तो अम्ब्रेला ज्यादा बिकेंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा सन का तो सनस्क्रीन लोशन ज्यादा बिकेंगे। इसका मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को हम जनरली बोलते हैं कोवेरिएंस। Relationship or covariance between two securities may be positive, may be negative or zero. Positive, negative or zero. Positive means both the securities will go in the same direction. Positive means both the securities will go in the same direction. Negative means return of two securities
will move in different directions. So positive covariance means return of two securities will tend to go together. Negative means return of two securities will move in different directions. आराम से बैठे। मैं मान रहा हूं कि जो चाय पिएगा वो आइसक्रीम नहीं खाएगा। मान लेते हैं दो ऑप्शंस हैं, या तो चाय पी लीजिए या आइसक्रीम खा लीजिए। कोई भी व्यक्ति दोनों काम नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कोवेरियंस। जीरो। एसीसी सीमेंट और एचडीएफसी में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। Zero covariance means there is no relationship in respect of movement in two securities, ACC Cement and HDFC। ठीक है जी। तो चलिए जी, F point, covariance can be calculated as follows। बेटे अगर पास्ट डाटा दिया है, भूतकाल की इंफॉर्मेशन दी है, तो उसको निकाल सकते हैं सिग्मा डी ए डी बी अपॉन एन। आप n-1 मत लिखिएगा, सिग्मा डी ए डी बी अपॉन एन कोवेरियंस इज इक्वल टू सिग्मा डी ए डी बी अपॉन एन। इन केस प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, then covariance can be calculated as follows। आराम से बैठे। सिग्मा पी डी ए डी बी अपॉन सिग्मा बी। In case probabilities are given, then covariance can be calculated as follows। Covariance A and B is equal to sigma P dA dB upon sigma P। तो बेटे लास्ट कंसेप्ट लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, it is a measure of closeness, of the relationship between two random variables। कर लीजिए, वेरिएंसेस नहीं है, वेरिएबल्स। हमें ये पता चल गया कि इन दोनों में दोस्ती है, वो तो कोवेरिएंस से पता चला। किस हद की दोस्ती है उसको बेटा हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से निकाल सकते हैं। closeness of relationship between two variables, it can be calculated with the help of correlation, coefficient of correlation। So it is a measure of closeness of the relationship between two random variables। इट इज बाउंडेड बाय द वैल्यू ऑफ +1। बेटे +1 जो होता है वो परफेक्ट कोरिलेशन होती है, और -1 जो होती है वो इम्परफेक्ट रिलेशनशिप होती है। और फॉर्मूला देख लीजिए, नीचे लिखा है, और टाइमलाइन भी बनाई है। कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू कोवेरियंस ए एंड बी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ए इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन बी है। बेटे प्लस नहीं है। तो नीचे टाइमलाइन बनाइए, r+1 -1 तक जा सकता है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है जी। चलिए अभी मैं
मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप किसी भी एक सिक्योरिटी का या किसी भी पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल सकते हैं, रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। रिस्क निकालने के लिए मैंने कहा एक तो इंडिविजुअल रिस्क पता होना चाहिए सिक्योरिटी ए का, इंडिविजुअल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ए, एक तो सिक्योरिटी का रिस्क पता होना चाहिए, और दूसरा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पता होनी चाहिए, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी पता होनी चाहिए। और दूसरा जैसे मान लेते हैं दो सिक्योरिटीज हैं, इसमें इन दोनों की आपस में रिलेशनशिप भी पता होनी चाहिए। रिलेशनशिप हम जो निकालते हैं वो आर ए बी से निकलती है जी। तो को रिलेशन हम निकाल सकते हैं आर ए बी से। तो बेटे फॉर्मूला क्या हुआ, मैंने कहा लेट देयर बी टू सिक्योरिटीज, लेट देयर बी वन सिक्योरिटी ए एंड लेट देयर बी वन सिक्योरिटी बी एंड लेट देयर बी स्टैंडर्डेशन ए एंड स्टैंडर्डेशन बी, वेट ऑफ ए एंड वेट ऑफ बी। और इनके बीच में जो ढाई अक्षर है मैंने कहा लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। सो पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू, बेटा ये फॉर्मूला जो लगेगा ये लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर। कैसे बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू भूतनी, एक बच्चा कहता भूतनी क्या मैं बताऊंगा, इंटू भूतनी चुड़ैल। जैसे स्टैंडर्डेशन ऑफ ए होल स्क्वायर, वेट ऑफ ए होल स्क्वायर, स्टैंडर्डेशन ऑफ बी होल स्क्वायर, वेट ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्डेशन ए, वेट ए, स्टैंडर्डेशन बी, वेट बी इंटू भूतनी कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आराम से बेटे, standard deviation of portfolio is equal to standard deviation A whole square into weight of A whole square plus standard deviation of B whole square into weight of B whole square plus 2 standard deviation A, weight A, standard deviation B, weight B into correlation between A and B under the root। बेटे आराम से देख लीजिए। तो मैं ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं, तो मैंने आपको ये बताया कि रिस्क निकालने से पहले आपको उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पता होनी चाहिए कि कितनी रिलेशनशिप है, और वो जो रिलेशनशिप है उसको निकालने के लिए हमें उसके दो चीजें और निकालनी पड़ेगी कि रिलेशनशिप है भी या नहीं, है भी या नहीं। तो बेटे अगर है भी या नहीं उसके लिए हम करते हैं कोवेरियंस। कितनी है बेटे, उसके लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कितनी है, अब ये बात सबको समझ आ गई कि बिना इसके रिस्क निकल नहीं सकता, इसलिए हम ये क्वेश्चन नंबर 12 में आ रहे हैं। आ जाइए, आपने 12th अभी तक कंप्लीट नहीं किया, आपने 12th क्वेश्चन में प्रपोजल्स लिखे थे, आपको याद आ रहा है कुछ? 12th पेज नंबर 211 निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 बेटे, पहले जो बीच के रह गए थे पहले मैं उनको खत्म कराऊंगा। आइए, ये ना जी क्वेश्चन नंबर 12, ये आपने लिखा था XYZ लिमिटेड विशेस टू बाय ₹1 लाख ऑफ शेयर्स। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख के शेयर्स लेना चाहते हैं। The companies are in different industries. Historic 5-year data in risk and return for the 3 companies is as follows. P and Q, Q and R, P and R. An advisor to XYZ has suggested that the decision about which shares to buy should based upon selecting of the efficient portfolio. तो बेटे efficient का मतलब क्या है? efficient का मतलब क्या है? efficient का मतलब क्या है? lower risk high return, lower risk high return।
तो बेटे उसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर 3 प्रपोजल्स हैं, थोड़ा सा याद आ रहा हो अगर आपको। स्टेटमेंट शोइंग alternative portfolios, स्टेटमेंट शोइंग अल्टरनेटिव पोर्टफोलियोज। तो बेटे यहां लिखा मैंने पोर्टफोलियो 1, जैसे आपने पहले भी लिखा था, आप मत लिखिए, मैं आपको याद कराने के लिए लिख रहा हूं। टू इन्वेस्ट 50% इन सिक्योरिटी, टू इन्वेस्ट 50% इन सिक्योरिटी P and 50% in Q. Portfolio 2, to invest 50% in security Q and 50% in security R. पोर्टफोलियो 2। और बेटे थर्ड भी था, प्रपोजल नंबर 3, टू इन्वेस्ट 50% of funds in security P and 50% of funds in security R. लो बेटे, लो बेटे, सोचिए आप, यही था या नहीं था? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि आपके पास 3 पोर्टफोलियोज थे, फिर आपने क्या किया था? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क। प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, प्रपोजल 3। बेटे फिर आपने यहां पर लिखा था पोर्टफोलियो रिटर्न, और बेटे P एंड Q मान लेते हैं ये पोर्टफोलियो है, Q एंड R ये है, और P और R ये है। तो बेटे ये तो हमने निकाल ही दिया था, 15.5, 17 एंड 12.5 पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल दिया था बेटे। सेकंड पार्ट था पोर्टफोलियो रिस्क। बेटे सेकंड पार्ट था रिस्क कैलकुलेट करना। अब इसके लिए मैं आ रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट रिस्क, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, इन द पोर्टफोलियो P and Q आर देयर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P होल स्क्वायर, वेट ऑफ P होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Q होल स्क्वायर, वेट ऑफ Q होल स्क्वायर, प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन P, वेट P, स्टैंडर्ड डेविएशन Q, वेट Q, इनटू कोरिलेशन बिटवीन P and Q होल अंडर द रूट। तो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं पुटिंग द फिगर्स, वी गेट, फिगर्स पुट करने के बाद हमें पता चला 17 होल स्क्वायर 0.5 होल स्क्वायर प्लस 29 होल स्क्वायर 0.5 होल स्क्वायर। आराम से देखिए मैं क्या पुट कर रहा हूं, 2 इंटू 17 इंटू 0.5 इंटू 29 इंटू 0.5 इंटू P and Q 0.08। ये बेटे मैंने अंडर द रूट कर दिया। तो 17 इंटू 17 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मेमोरी प्लस, परसेंटेज भूल जाइए, 29 इंटू 29 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मेमोरी प्लस
2 into 17 into 0.5 into 29 into 0.5 into 0.08 मेमोरी प्लस। बेटे मेमोरी रिकोलेक्ट 302.2 आ रहा है, चेक कर लीजिए बेटे। इसका अंडर द रूट ले लेते हैं, ये आ रहा बेटे 17.38। एक बार चेक कर लेते हैं बेटे, शायद मैंने फिगर दूसरी ना यूज कर दी। पी एन क्यू 1729, ठीक है बेटे 1729 ठीक है। पी एन क्यू 0.08 बेटा मैं एक बार दोबारा कर लेता हूं, आना नहीं चाहिए था। 17 इंटू 17 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मेमोरी प्लस, 29 इंटू 29 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मेमोरी प्लस, 2 इंटू 17 इंटू 0.5 इंटू 29 इंटू 0.5 इंटू 0.08 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकोलेक्ट 302.22 आ रहा है बेटे, ठीक कर लीजिए आंसर 17.38। अब लगा दीजिए परसेंटेज। इसी तरह से मैं अभी आपके सामने Q और R का करके दिखा रहा हूं, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Q होल स्क्वायर, वेट ऑफ Q होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ R होल स्क्वायर, वेट ऑफ R होल स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन Q, वेट Q, स्टैंडर्ड डेविएशन R, वेट R into correlation between Q and R। लो बेटे, होल अंडर द रूट इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं जी, पुटिंग द वैल्यूज वी गेट। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें पता चला Q एंड R, ठीक है बेटे 29.5, 21.5, 2 into 29 into 0.5 into 21 into 0.5 into Q एंड R के बीच में बेटे भूतनी 0.40, ये लो। तो बेटे आराम से सॉल्व करिए, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। परसेंटेज भूल गया मैं, 29 into 29 into 0.5 into 0.5 memory plus, 21 into 21 into 0.5 into 0.5 memory plus, 2 into 29 into 0.5 into 21 into 0.5 into 0.40 memory plus memory recollect, ये आ गया जी 442, ये आ गया जी 442.3 अंडर द रूट। तो बेटे आंसर देखो बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसका मतलब पहले का आंसर गलत था, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। अब परसेंटेज लगा दीजिए 21.03, आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। अब मैं कर रहा हूं जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P एंड R, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P एंड R। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P एंड R, चलिए जी, तो मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P एंड R इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P होल स्क्वायर, वेट ऑफ P होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ R होल स्क्वायर, वेट ऑफ R होल स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन P, वेट ऑफ P, स्टैंडर्ड डेविएशन R, वेट ऑफ R इनटू कोरिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में बेटे, पॉइंट P एंड R होल अंडर द रूट। लो बेटा 17 होल स्क्वायर, 0.5 होल स्क्वायर, 21 होल स्क्वायर, 0.5 होल स्क्वायर प्लस 2 into 17 into 0.5 into 21 into 0.5 into P and R 0.62 मेरे बेटे। लो जी सॉल्व कर दीजिए आराम से बेटे,
कैलकुलेटर से परसेंटेज भूल जाइए। 17 इंटू 17 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मेमोरी प्लस 21 इंटू 21 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मेमोरी प्लस 2 इंटू 17 इंटू 0.5 इंटू 21 इंटू 0.5 इंटू 0.62 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकोलेक्ट 293.17 अंडर द रूट। तो बेटे ये आ रहा है 17.12, यही आंसर है। अब आराम से पुट कर दीजिए जो जो वैल्यूज निकाली हैं। तो मैं आपके सामने टेबल प्रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है जी। पोर्टफोलियो तो बेटे मैं आपके सामने इसका कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, कंक्लूजन टेबल कर रहा हूं। कंक्लूजन पी क्यू क्यू आर पी आर, ये मैंने लिख दिया जी रिटर्न, और ये लिख दिया जी मैंने रिस्क। पी क्यू का रिटर्न है जी 15.5%, क्यू आर का है जी 17%, पी आर का है 12.50%, रिस्क पी क्यू का 16.81%, क्यू आर का 21.03% और पी आर का 17.12%। आराम से देख लीजिए इन सभी में एफिशिएंट कौन सा है, रिस्क सबसे कम का है यहां। तो अगर आपको यहां पर कोई भी डोमिनेटिंग नहीं दिख रहा तो मैं लिख रहा हूं एज इट इज अ केस ऑफ अनडिसाइडेड, या एज इट इज अनडिसाइडेड केस, एज इट इज अनडिसाइडेड केस, सो it is better to decide the efficient portfolio on the basis of coefficient of correlation, on the basis of coefficient of correlation, that is correlation between, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बेटा मैंने गलती हो गई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये बात अभी बतानी भी है मैंने, अभी बताता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये बात शायद मैंने अभी नहीं बताई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, अभी बताऊंगा, नाराज मत होना। मैं लिख रहा हूं जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन is a relative tool for finding out